हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये बहुत ही अहम प्रोग्राम हो गया है। आप लोग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते में ये एक प्रोग्राम है जो भारत के पड़ोसी मुल्कों की खास खास खबरों पर इसमें चर्चा होती है। और इसमें सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते की खबरों पर खास नजर रखते हुए तैयार होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अहम खबरें इसमें आ जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, आखिर तक जरूर देखना। आज जो खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत एक बार फिर इंटरनेशनल बल्कि वेस्टर्न कम्युनिटीज को, वेस्टर्न मुल्कों को ये एक तरह से चैलेंज दे रहा है कि वो जो औरतों के हकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगते हैं वो गलत हैं। और कुछ नए आंकड़े पेश किए गए हैं। इस हद तक बताया है कि 8,500 85,000 सरकारी नौकरियों में वहां औरतें काम करती हैं। यह बहुत बड़ी खबर है वेस्टर्न मुल्कों के सामने, जो उसे दूसरे तरीके से पेश करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेररिज्म के मामले पर तकरार है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान से ही है। वो ये है कि बिलावल भुट्टो जो वहां पर इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके वालिद प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है और किस तरह से वो प्रेसिडेंट बने थे वो बहरहाल एक बहुत ही दिलचस्प है। शायद बहुत ही रेयरली किसी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। वहां पर भी इमरान खान के सिलसिले में एक नई चर्चा है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे चीन के जरिए जो ईस्टर्न लद्दाख में, जो हमारे यहाँ के कुछ मीडिया ने ये बात कई बार कही है कि सैकड़ों किलोमीटर भारत की जमीन चीन ने हथिया ली है। अब सरकार का एक अलग फिर से एक पर्सपेक्टिव सामने आया है और इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है। चीफ ऑफ स्टाफ कुछ कह रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश से कुछ खबर है जिसमें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी डिस्कस किए जाएंगे। और श्रीलंका में नई सरकार एक बार फिर कटोरा लेकर के इंटरनेशनल बैंक की तरफ बढ़ गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनको पैसे की मदद करें ताकि वो सरकार चला सके। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। हर हफ्ते रेगुलर फ्राइडे को आप हमारे साथ होते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान से क्या खबर है? अफगानिस्तान बहुत ही अहम मुल्क है हमारे पड़ोस में और हमारे देखने वाले भी अफगानिस्तान से आने वाली खबरों को काफी दिलचस्पी से देखना और सुनना चाहते हैं। क्या कुछ है अफगानिस्तान में? जी, बहुत बहुत काज़मी साहब आपका शुक्रिया और मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है विमेंस इशू इन अफगानिस्तान। ये बहुत ही अहम मसला है क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉग्निशन है वर्ल्ड कम्युनिटी में का, वो परसेप्शन की तरफ है कि विमेन को वेस्टर्न कम्युनिटी कहती है कि अफगानिस्तान ने बंद किया हुआ है अपनी औरतों को, लड़कियों को, और उनको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, उनको पब्लिक स्पेस में जगह नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन में जगह नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में जगह नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो पूरे दुनिया में गर्म है और जाहिर सी बात है कि जो आज की दुनिया में ये इस तरह की जो मेडिवल सोच है या तकियानसी सोच है, इसको कोई भी सराहना नहीं करेगा। तो अब बात यहाँ पे ये है कि तालिबान ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं वो रखा है विमेन के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न परसेप्शन है, इसको वो उन्होंने खंडन करने के लिए अपनी सफाई पेश की है, जिसको लोग तस्लीम करें या ना करें वो तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो पहली बात जो है, उनके जो मौलवी अब्दुल कबीर साहब हैं, जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल ओहदे पर रहते हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है इरना न्यूज एजेंसी ईरान के लिए, और उन्होंने पहली बात ये कही है कि जो विमेन के बारे में है कि हम जो है इनको हमेशा से जो है इनको घर के अंदर बंद करके रखेंगे। ऐसी इस्लामिक जो एमिरेट्स है, जो
जो जो जो तालिबान की सरकार है, इसकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि उनको हम जिंदगी भर जो है वो मतलब है कि टू कीप देम इन क्लोज डोर्स इंडेफिनेटली हमें नहीं रखेंगे। ये अभी वक्ती ट्रांजिशन दौर है, इसलिए कि वहां उन्होंने कहा कि उसका मतलब महफूम यही निकलता है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा नहीं है कि विमेन को हम फ्रीली रोड पे और इस तरह की चीजों पे हम नहीं जाएंगे। जब ये सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी तो हो सकता है कि हम उनको आगे जो है वो हम कार्रवाई करें। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि विमेन एजुकेशन के ऊपर जो जो वेस्टर्न ममालिक जो है वो ये कह रहे हैं कि 6 साल के एजुकेशन के बाद जो है उनका स्कूल बंद हो जाएगा। ये गलत है। लड़कियां जो हैं वो पढ़ सकती हैं, लेकिन वो इस्लामिक सेमिनरी में पढ़ेंगी और जहां तक पढ़ना चाहें वहां तक वो पढ़ सकती हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि 6 साल के बाद जो है लड़कियों की एजुकेशन बंद है, वो गलत है। और यहाँ पे जो है मेडिकल डॉक्टर को जो है लड़कियों को मेडिकल डॉक्टर बनने से इस्लामिक एमिरेट रोक नहीं रहा है। लड़कियां जो है वो डॉक्टरी की तालीम जो है वो ले सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन सब स्कूलों में जो है वो फीमेल टीचर्स होंगी और फीमेल टीचर्स के सुपरविजन में ये लड़कियां जो हैं ये पढ़ेंगी और तालीम हासिल करेंगी। अब एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उन्होंने कहा है कि 85,000 विमेन जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं आज के डेट में अफगानिस्तान के अंदर। लोगों का कहना है कि कोई औरतें जो हैं वो उनको नौकरी करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में, इमिग्रेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, पासपोर्ट सेक्टर में, ये सब जगह पे जो है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में औरतें काम कर रही हैं जिनकी तादाद 85,000 से 1 लाख तक है। आखिरी बात उन्होंने कहा कि काबुल में एक हॉस्पिटल चल रहा है जो कि ऑल विमेन्स हॉस्पिटल है, जिसको सारा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हॉस्पिटल जो है वो विमेन ही उसको रन कर रही है। तो ये उन्होंने अपनी सफाई दी है वेस्टर्न मीडिया को या वेस्टर्न कंट्रीज को या जो वेस्टर्न मीडिया के से इन्फ्लुएंस है कि पोजीशन ऑफ विमेन या रोल ऑफ विमेन अभी क्या है अफगानिस्तान में। तो यही खबर है जी। ये बहुत ही आंखें खोलने वाला है। 85,000 की तादाद, 85,000 से 1 लाख औरतें सरकारी नौकरी में हैं, ये एक बड़ी बात है। अब से पहले चूंकि कई ऐसी खबरें आई हैं कि औरत अकेली ट्रेवल नहीं कर सकती, उसके साथ कोई ना कोई घर का मेंबर हो, और बाजार में भी, और कई तरह की पाबंदियों की बातें अब तक आती रही हैं। लेकिन एक पूरा हॉस्पिटल औरतें चला रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। और बहुत सी औरतों की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें औरतें ही इलाज करती हैं, तो ये एक अच्छा साइन है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। अच्छा, दूसरी खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आखिर क्यों अक्सर खटपट रहती है, कुछ ना कुछ टकराव किसी हालत रहती है। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने तालिबान को एक जमाने में बड़ी एक तरह से सपोर्ट किया है, और अफगान रेफ्यूजीज बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रहते हैं। क्या कुछ है जो बॉर्डर पर टकराव और आतंकवाद के एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं, क्या कुछ हो गया ऐसा? जी, ये खबर जो है ये एक्चुअली स्टार्ट हो रही है यूनाइटेड नेशन से, और यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म को चेक नहीं कर पा रही है, और अफगानिस्तान में अभी भी जो है वो टेररिस्ट हब बने हुए हैं और बहुत तरह के संगठन जो हैं वो बने हुए हैं यहाँ पे। तो एक तो ये खबर है कि इसको खंडन करने के लिए हमारे जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने ये सवाल का जवाब उठाया है और उन्होंने कहा कि जितने भी ये इस तरह के संगठन हैं, वो संगठन के नाम मैं भी बताऊंगा कितने संगठन हैं, ये सब पाकिस्तान में शेल्टर लिए हुए हैं। और ये जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा, जो उनका 2 प्रोविंसेस हैं, जहाँ पे एक बलोच है और एक जो है पठान है, अफगान है, यहाँ जो है ये सारे लोग जो है पनाह लिए हुए हैं और यहाँ से ये आते हैं अफगानिस्तान के सॉइल पे और यहाँ पे ये आतंकवाद करते हैं। ये उनका इल्जाम है। और पाकिस्तान का इल्जाम ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में संरक्षण लिए हुए है और अफगानिस्तान से वो आता है और पाकिस्तान में टेररिज्म करता है। तो इसके लिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने कोई भी, हम जो है वो मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम लोग नहीं संरक्षण दे रहे हैं।
लेकिन अभी तक कोई इनकी तरफ से और उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं हुई है, कोई उन्होंने मतलब वो नहीं किया है कि इतने लोग यहाँ हैं आपके टेररिस्ट बैठे हुए, इतने लोग हमारे यहाँ टेररिस्ट बैठे हुए। लेकिन ये एक एक्सचेंज ऑफ मतलब क्या कहते हैं एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन की जो खबर है ये है। अब इसमें इन्होंने बताया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने कि इसमें जो पाकिस्तान में इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन का कहना है कि ये सारे जो संगठन है आईएस के खुरासान, आईएस जो होता है ना दाइश, ये जो है आईएस जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड खुरासान क्या है, अल कायदा एक और संगठन है जो कि ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान क्या है इस्लामिक मूवमेंट, ये भी एक संगठन है जो कि चाइना को अपोज करता है कि चाइना की एक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं होनी चाहिए। फिर एक है वो है जमायतुल उल अदल, ये जो है ये ईरान को अपोज करता है, ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। ये एक और है वो तो है ही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और टीटीपी है। तो ये सारी संगठनें जो है ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है ये संरक्षण ये अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। तालिबान जो है वो जो अफगानिस्तान के हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान में रहते हैं, और जो अमेरिका वाले हैं या यूनाइटेड नेशन वाले वो अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ लग रहा है। लेकिन ये टेररिज्म एक्टिविटी तो होती रहती है, मतलब अफगानिस्तान में भी हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है। अभी दो दिन पहले जिस दिन ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसी दिन ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास हमला हुआ है जिसमें 6 ईरानी मारे गए, 4 आईआरजीसी के लोग और 2 और लोग। तो वो जैशुल अदल वाली कहानी भी वहां पर है और ईरान भी ऐसे इल्जाम लगाता रहता है। जी, अब उसने कहा है कि जो टीटीपी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसके करीब 1000 जो है लड़ाकू जो है वहां पे हैं और ये सबसे ज्यादा संगठित मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी तक पाकिस्तान में मतलब इन टीटीपी ने जनवरी 2024 से लेके अभी तक 1000 लोगों को मार दिया है। टीटीपी वाले ने जो तहरीके तालिबान है वो डेथ जो है सिविलियन की और आर्मी की और पुलिस की मिला के 1000 हो चुकी है। और यही खबर है। और टीटीपी जो है उसको तो अमेरिका ने मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत ही पोरस बॉर्डर है ये असल में बहुत ही पोरस बॉर्डर है। असल में होता यह है कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में खराबियां पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उसका असर खुद भी भुगतना पड़ता है। अफगानिस्तान में एक ज़माने में जब सोवियत यूनियन था, अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान से फंड्स और कुछ नौजवान इकट्ठे किए और मुजाहिदीन के नाम पर तैयार किए, जिनको हिलरी क्लिंटन खास तौर पर कहती हैं कि हम ही ने तो इन्हें खड़ा किया था, अब हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है और ये विशेष सर्कल है जब टेररिज्म को कोई सरकारें जब प्रमोट करती हैं। अच्छा, अब चलते हैं वो पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो वाली खबर क्या है? इमरान खान को वो डरा रहे हैं या इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये खबर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये फ्यूचरिस्टिक खबर है। खबर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो चीफ मार्शल लॉ डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर थे जो कि उनको हटा दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन पर ट्रायल हुआ था। उसके बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो हैंग कर दिया गया था जियाउल हक ने। जब इसको आप समझ लेंगे तो अब ये फ्यूचरिस्टिक कहानी ये है कि अभी बात पाकिस्तान में चल रही है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में जाना पड़ेगा और वो मिलिट्री कोर्ट में जाके उनकी ट्रायल होगी। और वो ट्रायल होगी 9 मई को, जो 2023 में जो तोड़फोड़ हुआ था और जनरल हेडक्वार्टर पे वो बलवाई घुस गए थे और ये कर गए थे। तो आर्मी का कहना ये है कि इमरान खान उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जबकि इमरान खान जो है जेल में थे और उसी के लिए वो पूरा हंगामा हुआ था। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब बिलावल भुट्टो यहाँ पर इसलिए आते हैं कि उनका ये कहना है कि जो जियाउल हक और
मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ है, वो इमरान खान के साथ नहीं होने देंगे। और अगर आर्मी इमरान खान को सजाए मौत, हैंगिंग टू डेथ देती है, तो हमारे फादर, हमारे पिताजी बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उनको जो है बरी कर सकते हैं या उनको सजाए मौत से बचा देते हैं। तो यही खबर है। वो अभी खुद तो वो मतलब ये कि फॉरेन मिनिस्टर है, तो ये बड़ी फ्यूचरिस्टिक खबर है। अब इमरान खान जाएंगे ट्रायल में कि नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं है, लेकिन पत्रकार तो मतलब अपनी मतलब ये कि दो दो और दो पांच करते रहते हैं। बिल्कुल, सब खबरों पर नजर रखनी होती है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी कुछ हफ्ते पहले अमेरिका से कोई बड़े अफसर आए थे जेल में इमरान खान से मिलने के लिए। तो शायद अब अमेरिका ने भी मन बदल लिया है और इमरान खान को या तो आज़ाद कराना चाहते हैं या शायद बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये बात कह दी हो। ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान माफ कीजिएगा अमेरिका को खुश करने के लिए ये बात कह दी हो। अच्छा, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वो है लद्दाख वाला मामला, ईस्टर्न लद्दाख। भारत में ये बात बहुत से लोग कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि काफी जमीन हमारी चीन ने अपने कब्जे में ले ली है। मोदी जी कहते हैं ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। अब की क्या सूरत हाल है? क्या कुछ नया वर्जन आ रहा है? क्या बात हो रही है? देखिए, ये वर्जन जो है वो इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है द्विवेदी साहब है, उपेंद्र द्विवेदी। इनका इनके इनके ये बड़े मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, तो आप समझ रहे हैं कि उनका 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 स्टेटमेंट है। तो उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बात हो रही है और जो ग्राउंड लेवल पे बात हो रही है, दोनों में मतभेद है, विरोधाभास है। डिप्लोमेटिक लेवल में वो कह रहे हैं कि साहब कुछ ठीक हो गया है, 75% जो बातें हैं वो मतलब सॉल्व हो चुकी हैं, अब सिर्फ 25% बचा हुआ है, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चाइना से और इंडिया से कोई भी जो है वो बॉर्डर इशू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा है हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सिग्नल्स तो आ रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक सिग्नल्स आ रहे हैं कि हमारे मतलब रिश्ते जो हैं वो सुधर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो तनाव है और जो मतभेद है वो बरकरार है, और ऑन द ग्राउंड जो है वो सिचुएशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये आर्मी का हमारा वर्जन है। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है जो कि नोटवर्दी है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए। तो वो मोदी साहब के शायद भक्त हैं या नहीं है, या उनके लाइन को फॉलो करते हैं। उन्होंने 5C फॉर्मूला दिया है, 5C, और उन्होंने कहा कि इस 5C के आधार पर हम चाइना के साथ अपने संबंध बना सकते हैं। पहला जो C है उसका नाम है कंपटीशन, चाइना के साथ हमारा कंपटीशन रहेगा। दूसरा C है कोऑपरेशन रहेगा। तीसरा C है कोएग्जिस्टेंस रहेगा। चौथा C है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, और पांचवा C है कॉन्टेस्ट रहेगा। तो ये मतलब ये है कि मीठा भी रहेगा, खट्टा भी रहेगा, यही उनका कहना है। और इन्होंने ये चारों के ऊपर 5C जो है उन्होंने दिए हैं। और जो मेन चीज उन्होंने कहा कि दो जो जगह हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में, एक देवसांग प्लेन्स है और दूसरा डेमचौक है। इन दोनों पे कॉन्फ्लिक्ट अभी बरकरार है, जिसपे कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। और तो ये उन्होंने जो है कहा है। और फिर उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि चाइना जो है वो मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे या जो LAC है वहां पे वो अपनी जो है विलेजेस बना रहा है। और तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि ये आर्टिफिशियल इमिग्रेशन करा रहा है चाइना, क्योंकि वहां पे कोई उनकी आबादी वगैरह है नहीं। इंडिया की तो फिर भी आबादी बहुत नजदीक है लाइन ऑफ कंट्रोल से, चाइना की वहां से कोई आबादी नहीं है। ये अपने मतलब मेनलैंड चाइना से लोगों को लेके आ रहा है और यहाँ पे आबादी बना रहा है, और मॉडल विलेज वगैरह जो है ये वहां पे बना रहा है। इंडिया भी उसको काउंटर कर रही है। इंडिया भी जो है अपने मतलब विलेजेस जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बना रहे हैं। तो ये गतिविधि अभी ईस्टर्न लद्दाख में है। अब इसी पे कूद पड़ते हैं हमारे जयशंकर साहब। इन्होंने जो है वॉशिंगटन में जो है ये मतलब
अपना इंटरव्यू में जो है उन्होंने चाइना रिलेशनशिप इन इंडिया, उनका कहना है कि 75% जो मतभेद है इंडिया और चाइना का लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो रिजॉल्व हो चुका है। अब जो सिर्फ 2 चीजें हैं जिसको रिजॉल्व होना बाकी है, उनका कहना है पेट्रोलिंग राइट्स और पेट्रोलिंग डेस्टिनेशन। ये दोनों चीजें जो है अभी तय नहीं हुई है, और जब ये तय हो जाएंगी तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर विवाद है वो खत्म हो जाएगा। अब जो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि चाइना ने कोई भी हमारी जमीन कब्जा नहीं किया, चाइना ने इंडिया की कोई जमीन कब्जा नहीं किया है, बल्कि वो जो है फॉरवर्ड मूवमेंट कर लिया है। जयशंकर साहब का कहना है कि उन्होंने फॉरवर्ड मूवमेंट कर लिया। तो पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि जो लाइन ऑफ एलएसी है उस पे जो तय हुआ है इंडिया और चाइना में कि जो एलएसी है वो तो इमेजिनरी लाइन है, उसके 20 किलोमीटर चाइना चला जाएगा पीछे, 20 किलोमीटर जो है वो इंडिया चला जाएगा पीछे। तो अब चाइना ने क्या किया है कि वो 20 किलोमीटर के फासले को उसने खत्म कर दिया है, अब बिल्कुल एलएसी पे बैठा हुआ है, और इंडिया भी जो है फॉरवर्ड पोजीशन पे आ गई है। तो अब कोई एलएसी है ही नहीं, अब तो एलओसी है। उस पर जाइएगा तो चाइना की तरफ चले जाइएगा, इस पर चाइनीज आ जाएंगे। तो ये जयशंकर साहब का कहना है, और यही जो है हमारे मिलिट्री चीफ जो है उन्होंने मतलब ये बहरहाल चीन का मामला बड़ा अजीब है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत की जमीन काफी हद तक चीन ने कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ भारत का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और भारत के नुकसान में ट्रेडिंग है, और ख़ास तौर पर अडानी और अंबानी का कारोबार बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रहा है चीन के साथ। इस बात के लिए भी बहुत लोग एक तरह से पॉइंट आउट करते हैं कि ये हो रहा है। जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि 2 बातें कह रही थी। जो ट्रेड की बात है, तो जयशंकर साहब ने कहा है कि जो ट्रेड है उसको अलग बक्से में रखिए आप, उसको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से या वो समझ में नहीं आता है। वो ये कहते हैं कि जब तक वो प्री 2020 के अप्रैल जो 2020 के प्री पोजीशन पे जब तक नहीं आ जाएंगे तो इंडिया और चाइना का जो है रिलेशन नहीं सुधरेगा। लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो वो कहते हैं कि इस पे तो हमको कटौती कर ही नहीं सकते हैं। बहुत किया तो उन्होंने टिकटॉक एक वेबसाइट है, या उसको हटा दिया, बस उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो मेजर ट्रेड रिलेशनशिप है वो बरकरार है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी आ रही है, उसमें कमी नहीं आ रही है। अच्छा, अगर पड़ोसियों के साथ एक ही जैसा उसूल, एक ही जैसी पॉलिसी रखें तो पाकिस्तान के साथ भी तो ऐसा कर सकते हैं। पाकिस्तान भी हमारी प्याज व्याज जाती थी, वहां से बहुत कुछ आता था, वो भी सारा रास्ता बंद किया हुआ है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तो मुसलमान वाला मामला है, इसलिए उस पर इलेक्शन भी लड़ना है, इसलिए वहां पर शायद वो उस पॉलिसी को लागू नहीं करते जो चीन के साथ करते हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हो रहा है? मोहम्मद यूनुस साहब जो चीफ एडवाइजर हैं, ये बिल्कुल अनोखी पोजीशन क्रिएट की गई है, चीफ एडवाइजर। यानी ना तो वो प्रेसिडेंट हैं और ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ मशवरा देने वाले हैं। ये किस तरह से सरकार चला रहे हैं? भारत के साथ ताल्लुकात को अब किस तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का जो अभी है वो एक ट्रांजिशन हुकूमत है, और जो सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश के साथ जो कि पॉजिटिव है कि अमेरिका ने उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, और अमेरिका जो है वो गाइड कर रहा है मोहम्मद यूनुस को कि क्या पैसे से कीजिए, और पैसों के लिए जो है आप तंगी ना कीजिए, हम जो है आपको पैसे से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो मोहम्मद यूनुस अब दुनिया को किसी को नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2-3 खबरें जो हैं वो बांग्लादेश के हवाले से आ रही हैं, जो हमारे सामाइन के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये है कि हमारे यूनुस साहब ने 4 या 5 एम्बेसडर्स को, जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अलग अलग मुल्कों में, इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया में जो है उनके वो मुस्तफिर हुसैन करके जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर थे, उनको रिकॉल कर लिया। उनको कहा कि ढाका में आके रिपोर्ट कीजिए, अब आप दिल्ली में मत रहिए। और इसी तरह से 4 और ममालिक के लोगों से को कहा कि आप एम्बेसडर को, तो ये उनका हक है कि वो जिसको चाहे वो अपना मतलब बनाए, नहीं बनाए। तो ये तो इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं है या इंडिया के फेवर में भी नहीं है। जो भी कुछ है वो पिछले गवर्नमेंट के जो है वो एम्बेसडर थे, अब ये नए गवर्नमेंट के नए लोग आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है। दूसरी जो बहुत अहम खबर है वो है हिल्सा मछली की, जो कि शेख हसीना वाजिद के टाइम में, शेख हसीना वाजिद इतनी फ्रेंडली मतलब मोदी साहब की थी,
उन्होंने बैन लगाया हुआ था वो मछली कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में आने के लिए। शायद उनका रिप्ट जो है वो ममता बनर्जी से था, इसलिए वो उन्होंने बैन किया हुआ था। अभी मोहम्मद यूनुस साहब जब आए हैं तो इन्होंने ऑर्डर किया है कि 3,000 टन जो है वो हिल्सा मछली वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। वो कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में आएगा और ये खासकर दुर्गा पूजा जो कि अभी अगले हफ्ते मनाया जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल का और बंगाल का मेन फेस्टिवल है। और ये अभी जो हिल्सा मछली आज के डेट में कलकत्ता में 2,000 रुपए किलो बिक रही है आज के डेट। अच्छा। वो ये जब वहां पे आएगा तो इस बार जो है उन्होंने ये उपहार दिया है या गिफ्ट दिया है, मतलब बंगालियों को इंडिया के, कि वो हिल्सा मछली खाएं और उसके बाद जो है अपना दुर्गा पूजा मनाएं। अब एक और खबर बहुत अहम है बांग्लादेश से, वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की खबर है, जो कि हमारे मीडिया में बहुत तेजी से चल भी रही है कि अब बांग्लादेश तो पाकिस्तान के गोद में बैठ गया है और अब जो है जो पाकिस्तान चाहेगा वही, जैसे ईस्ट पाकिस्तान था तो उसी तरह से अब ये बांग्लादेश वही करेगा जो पाकिस्तान की। तो इसका खंडन करते हुए वहां के वही एडवाइजर जो हैं, जो के पौधे पर जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तौहीद कुछ नाम है उनका, उन्होंने बहुत कड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान से हम लोग रिश्ते सुधारेंगे, लेकिन हम 1971 को नहीं भूलेंगे। और वो हम जब ही भूलेंगे उसको, ये भी उन्होंने कहा, जबकि पाकिस्तान हमसे माफी मांगे एज ए कंट्री, कि जो कुछ 1971 में हुआ है उसके लिए हम जो है मतलब इल्जाम हमारे ऊपर है और हम उसको मानते हैं और हम मुल्जिम हैं, जो भी कहिए, और हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। अगर पाकिस्तान माफी दे देता है तो हमारी जो भी दिल के अंदर जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उसको नहीं भूलेंगे। तो ये शायद इंडियन मीडिया के कंजम्पशन के लिए है ये स्टेटमेंट, कि वो ये नहीं समझे कि हम जाकर के वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाएंगे या पाकिस्तान के गोद में बैठ जाएंगे। ये बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जो कि उन्होंने कहा कि हम रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हैं। और अभी यूनुस साहब जो न्यूयॉर्क में थे, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उन्होंने बाकायदा हाथ मिलाया शहबाज शरीफ से। मोदी साहब ने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने जाकर के उनसे हाथ मिलाया। और वहां पे और भी कुछ बातें हो रही थी कि सार्क को रिवाइव करने के लिए शहबाज शरीफ भी वहां पर थे, हमारे केपी शर्मा ओइली भी जो नेपाल वाले हैं वो भी वहां पहुंचे हुए थे, उनके साथ भी बात हुई। लेकिन इंडिया ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई सार्क को फिर से रिवाइव करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, ये जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का फर्क क्या होता है। जो भारत में बांग्लादेश का हाई कमीशन है, इसी तरह से पाकिस्तान का भी भारत में हाई कमीशन है और हमारे भी वहां पर हाई कमीशन है। ये जो मुल्क अंग्रेजों के गुलाम मुल्क थे किसी जमाने में, उन मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और कॉमनवेल्थ मेंबर्स जो एक तरह से अंग्रेजों के गुलाम मुल्कों के जो मुल्क जो हैं, वो आपस में जब डिप्लोमेटिक कमीशन जो होता है उसे हाई कमीशन कहते हैं और उसके चीफ को हाई कमिश्नर कहते हैं। जबकि कॉमनवेल्थ से अलावा जो मुल्क होते हैं उनके साथ एम्बेसडर्स का रिश्ता होता है। ये डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी का फर्क है, काम एक ही जैसा होता है। अच्छा, आखिर में श्रीलंका के बारे में आप, हमारे पास वक्त कम रह गया, श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है? जी, श्रीलंका का जो सबसे बड़ी खबर है कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जयशंकर साहब कोलंबो में होंगे और वो नए जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं अनुराग दिशानायके, अब उनका नाम यहाँ तमिलनाडु में AKD चल रहा है, अनुराग कुमार दिशानायके। अब अखबारों में भी, यहाँ तमिल के अखबारों में उतना लंबा नाम तो आप जानते हैं कि वर्ड्स की कमी होती है, तो AKD करके वो चल रहे हैं। जैसे यहाँ MGR चल रहे थे या हैदराबाद में या आंध्र में NTR चल रहे थे, तो उनसे जयशंकर मिलेंगे और बायलैटरल बातें होंगी और नई जो सरकार आई है उनसे वो मतलब वार्तालाप करेंगे। तो ये तो बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 15 नवंबर को जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं श्रीलंका में और उसके लिए जो है उन्हें पैसे चाहिए। तो जो AKD साहब हैं, अरुणा दिशानायके साहब हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो है IMF को $2.9 बिलियन का बेल पैकेज के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। उसके लिए श्रीलंकन जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं जहां IMF का हेडक्वार्टर है, और वो ये चाह रहे हैं कि ये पैसे जो जल्दी से जल्दी रिलीज हो ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सुधार सके और आगे श्रीलंका को ले जाए।
तो यही खबर है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आखिर में एक चीज और बता दूं, ये जो देखिए, एक जमाना था जब दुनिया भर के मुल्क सोवियत यूनियन और अमेरिका के खेमे में अलग अलग थे। हम भारत सोवियत यूनियन वाले खेमे में थे और पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। लेकिन सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद भारत का भी झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ और पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही खेमे में पहुंच गए। और अब बांग्लादेश भी उसी खेमे में पहुंच गया और अब बहुत ही विचित्र सूरत हाल होगी। हमें याद है एक जमाने में 80s में, 90s में, 2090s तक भी भारत हमेशा, जब भी भारत में कोई वाकया होता था तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट हमारे यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका से ताल्लुकात बढ़े तो अमेरिका ने कह दिया कि साहब ये होम ग्रोन टेररिज्म है, और फिर हमारी एजेंसियों ने एक ट्रांसलेशन उसका किया, इंडियन मुजाहिदीन। और जब पार्लियामेंट में उस पर सवाल उठ गया तो अब इंडियन मुजाहिदीन की भी कहानी खत्म हो गई। तो अब यानी एक ही बॉस के नीचे समझ लीजिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश अमेरिका के खेमे में पहुंच गए। आने वाले वक्त में कैसे कैसे ताल्लुकात रहेंगे, क्या रहेगा, वो कड़वाहट होगी या नहीं होगी जो कड़वाहट अब से पहले रही है। पाकिस्तान के साथ तो शायद हमारे, चूंकि बीजेपी और आरएसएस वाली सरकार जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके यहाँ के आरएसएस वालों को कोई अच्छा पैगाम नहीं देना चाहते। तो ये हमारी सियासत बहरहाल इंटरनेशनल अफेयर्स को भी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो मुतासिर कर रही है इस सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की खबरें आपने काफ़ी बारीकी से दी और एक बिल्कुल नए किस्म के अफगानिस्तान की तस्वीर आज आपने बताई कि 85,000 से 1 लाख औरतें वहाँ पर सरकारी नौकरियों में हैं, जिसके बारे में अब से पहले नहीं बताया जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा। भारत के पड़ोसी तमाम मुल्कों की खबरें हम एक प्रोग्राम में लाते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।